हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे वाटर रिसोर्सेज के बारे में। और वाटर रिसोर्सेज में हमने किस तरह से पढ़ा था कि बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ स्केर्सिटी ऑफ वाटर है, पानी की कमी है, और वो हमारे गलत तरीकों से किसी कारण से है। पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया विटनेस इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। जब हम आज़ाद हुए तो उस टाइम इतने ज़्यादा उद्योग और इंडस्ट्रियलाइजेशन या शहरीकरण हमारे देश में नहीं था, लेकिन बाद में शहरीकरण और जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता गया, इंडस्ट्री लगती गई, शहरीकरण बहुत ज़्यादा हुआ, क्रिएटिंग वास्ट अपॉर्चुनिटी फॉर अस। टुडे लार्ज इंडस्ट्रियल हाउसेज आर एज कॉमन प्लेस एज द इंडस्ट्रियल यूनिट ऑफ मैनी MNC मल्टी कॉरपोरेशन। आज बहुत सारे इंडस्ट्रियल हाउसेस हैं और मल्टीनेशनल कंपनियां। मल्टीनेशनल कंपनियां ऐसी होती हैं, कॉरपोरेशन वो होते हैं जो जिसका व्यापार एक देश में नहीं होता, बहुत सारे देशों में इनके व्यापार फैले होते हैं। जैसे आप सैमसंग देखो, सैमसंग कंपनी दक्षिणी कोरिया की है, हिंडुई जैसी कंपनियां हैं, ये बहुत सारे देशों में व्यापार फैलाए हुए हैं। HTC, एप्पल्स, ऐसी कंपनियां जिसका व्यापार एक जगह नहीं बहुत देशों में फैला हुआ। द एवर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंडस्ट्री हैज मेड मैटर वर्स बाय एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन एग्जिस्टिंग फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। और इन कंपनियों ने, इनकी एग्जिस्टेशन ने जो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज है उस पर काफी प्रभाव डाला। कैसे? मान लो आपके देश में कोई कंपनी लगी है जो जैसे कोका कोला का आपके यहाँ लगी हुई है फैक्ट्रीज। ये फैक्ट्रीज क्या करती हैं? देखो, आप समझ जाओ इसको। 99% एक बोतल में पानी होता है, 1% कुछ ग्राइडेंट वो इसमें रखते हैं, कोका कोला की जो बोतल होती है उसमें, जिससे आपकी कोका जो है वो तैयार होती है। ये 99% पानी इसने कहाँ से लिया? कहाँ से लिया? इंडिया से लिया ना, इंडिया का वाटर यूज किया। लेकिन ये पैसे कहाँ गए? 1% इन्होंने चीज लगाई, लेकिन पानी पानी की जो कमाई है, रिसोर्सेज हमारे देश के हैं, रिसोर्स तो हमारे देश का है ना पानी। 1% उन्होंने किया, लेकिन जो कमाई थी 99%, 98 जितने भी है, वो किसके जेब में गई? जो अमेरिका का ओनर है उसके हाथ में, या अमेरिका के पास गई। हमारे पास तो कुछ टैक्सेस और कुछ चीजें हमें मिलती हैं, ठीक है। तो इसी तरह के और बहुत सारी कंपनियों के ऑफिसेज, इंडस्ट्रीज यहाँ लगी हुई हैं, तो जिससे हमारे रिसोर्सेज पर प्रेशर डलता है। द एवर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज हैज मेड मैटर वर्स by exerting pressure on the existing freshwater resources. Industries, apart from being heavy user of water, also require power to run them. Industries के साथ साथ जो पानी का यूज ज्यादा करते हैं लोग। पहले देखो, पहले जो हमारा लाइफ थी वो इतना मॉडर्नाइजेशन नहीं था, और तो क्या बात करें, हम नहाते भी लोग नहीं थे 5-5 दिनों तक। मतलब लाइफ ऐसी थी। गांव में तो क्या है, 2-4 घड़े पानी के हर रोज आते, उसमें काम चला लिया जाता था। बाहर तालाबों वगैरह में लोग नहा लेते, कपड़े धो लेते। जो पशु वगैरह उनका तो घर में कोई वो ही नहीं था कि वो घर में उनको पानी पिलाया जाएगा। लेकिन आज आप गांव की लाइफ भी देखोगे तो बहुत बड़ी साफ सफाई, या जितना भी पहले जब 2-3 मटकों में काम चल जाता था, अब टैंक भरे रहते हैं, और एक जो टैंक है वो शाम 500 लीटर तक खत्म हो जाता है। तो इस तरह से लाइफस्टाइल चेंज हो गया ना, और लाइफस्टाइल के कारण जो ये रिसोर्सेज है उन पे ज्यादा से ज्यादा क्या पड़ा? प्रेशर पड़ा। दूसरी बात एक और है, पहले जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे देश की जनसंख्या 37 करोड़ थी, और अब कितनी हो गई है? अगर हम नई जनगणना करेंगे 2021 की, तो आपकी जनसंख्या मिलेगी 130-135 करोड़ के करीब। कहाँ 37 करोड़ लोग
का प्रेशर था पानी पे, 37 करोड़, और अब 135 करोड़ लोगों का प्रेशर है। उसका फूड भी तैयार करना है, उसके लिए वस्तुएं भी तैयार करनी है। पहले घरों में वस्तुएं 2-4 हुआ करती थी, 2-4 बर्तन हैं, 2-4 चारपाई है, इससे ज्यादा नहीं। आज आप देखोगे लग्जरियस चीज आपके उसमें रूम में भरी पड़ी है, आपके वॉशिंग मशीन है, कूलर है, फ्रिज है, ये सारी पानी कंज्यूम करती है। फिर फूड प्रोडक्शन, इतने 135 करोड़ लोगों का फूड प्रोडक्शन भी करना होता है, उनकी जरूरत का मतलब पीने में भी बहुत फर्क पड़ेगा। अगर एक घर में 2-4 व्यक्ति हैं वो 1 घड़ा पी सकते हैं, 10 व्यक्ति हैं तो वो 3-4 ही पियेंगे ना। तो इस तरह से पॉपुलेशन भी बढ़ गई। पॉपुलेशन बढ़ने के कारण भी हमारा रिसोर्सेज पर प्रेशर आया। पॉपुलेशन से शायद हमारी अगर प्राचीन ट्रेडिशनल सोसाइटी की बातें चलती रहती, ट्रेडिशन जो लाइफस्टाइल था अगर वो चलता रहता तो शायद 135 का भी हमारे ऊपर प्रेशर नहीं पड़ता। लेकिन साथ में पॉपुलेशन बढ़ी, साथ में हमारी प्रेशर बढ़ गया, मतलब कंज्यूमनिज्म, उपभोगवादी संस्कृति ज्यादा, लाइफस्टाइल बदल गया हमारा। ठीक है, तो इस तरह से मच ऑफ दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर। अब इन कंपनियों को चलाने के लिए, घर में यूज करने के लिए किसकी जरूरत होती है? पानी से बनने वाली बिजली की। और इसलिए इंडिया में जगह जगह बांध बनाए जा रहे हैं और बांध से बिजली पैदा की जा रही है। इससे क्या है, नदियों के रुख मुड़ते जा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रयोग हो रहा है। 22% हमारी टोटल इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से प्रोड्यूस होती है? पानी से। मोरओवर मल्टीप्लाइंग अर्बन सेंटर विद लार्ज एंड डेंस पॉपुलेशन एंड अर्बन लाइफस्टाइल हैव नॉट ओनली एडेड टू वाटर एंड एनर्जी, न केवल हमारी अर्बन लाइफस्टाइल और जो बिजली का कंज्यूम है वो बढ़ाया, बल्कि इसके साथ साथ फर्दर रिक्वायरमेंट बट हैड फर्दर एग्जरावेटेड द प्रॉब्लम। इफ यू लुक इनटू द हाउसिंग सोसाइटीज में देखोगे और या कॉलोनीज में, किसी भी शहर की कॉलोनी में, you would find the most of these have their own groundwater pumping device to meet their water needs। जब ट्रेडिशनल सोसाइटी थी, मतलब आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले, तो वाटर सप्लाई के नाम पर एक गांव में पब्लिक कुआं होता था। ज्यादा से ज्यादा 4-5 कुएं हो जाते सारे गांव के चारों ओर। ओके, यहाँ से पानी निकाला जाता, या एक ही वाटर सप्लाई आती सारे गांव में या सारे शहर में। अब क्या हो गया है, अब तो घर घर ग्राउंड वाटर का पंप हो गया है और वो मर्जी चाहे जितना ग्राउंड वाटर से का यूज करते हैं। नोट सरप्राइजिंगली वी फाइंड दैट फ्रिंजल वाटर रिसोर्सेज आर बीइंग ओवर एक्सप्लॉइट। और इस वजह से जो वाटर रिसोर्सेज हैं उनका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग एक्सप्लॉइट हो रहा है, यूज भी नहीं, एक्सप्लॉइट हो रहा है। एंड हैव काज्ड देयर डिप्लीशन इन सेवरल ऑफ दीज सिटीज। और इसी के कारण पानी का जो लेवल है वो डिप्लीट होता जा रहा है, मतलब नीचे जा रहा है, कम होता जा रहा है। सो फार वी हैव फोकस्ड ऑन द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ वाटर स्केर्सिटी। अब हमने फोकस किया क्वांटिटी। क्यों? क्वांटिटी का मतलब होता है कि मात्रा कम हो रही है, क्वालिटी पे तो हम आए नहीं ना। 2 तरह से पानी खत्म होता है, एक तो क्वालिटी गिर जाए, जहां मीठा पानी था वहां खारा पानी हो जाए, और जहां फ्रेश वाटर था, टीडीएस वगैरह कम थे, टीडीएस होते हैं जैसे 100 वगैरह, अब उसमें यूरिया का लेवल 1100 तक पहुंच गया। जैसे अभी स्टडी हुई पीछे, पंचकुला के आसपास, मोहाली के आसपास पंजाबी इलाका आ जाता है, वहां टीडीएस जो है पानी का 1100 पहुंचा हुआ है। इस तरह के पानी के यूज से आपकी हड्डियां बेकार हो जाती हैं शरीर की, ठीक है, क्योंकि इसमें यूरिया बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इस तरह से ये तो हमने क्वांटिटी पढ़ी कि क्वांटिटी पर कैसे असर पड़ा, क्वालिटी भी तो एक चीज है। नाउ लेट अस कंसीडर अनदर सिचुएशन वेयर वाटर इज sufficiently available to meet the need of the people।
बट द एरिया स्टिल सफर फ्रॉम द वाटर सिक्योरिटी। जहां वाटर तो बहुत है लेकिन फिर भी पानी की कमी से जूझ रहे हैं। क्यों? दिस सिक्योरिटी में बी ड्यू टू द बैड क्वालिटी ऑफ वाटर। वाटर की क्वालिटी गिर गई है, ठीक है। लेटरली देयर हैज बीन ए ग्रोइंग कंसर्न दैट इवन इफ देयर इज ए एम्पल वाटर टू मीट द नीड ऑफ द पीपल, मच ऑफ इट मे बी पोल्यूटेड बाय डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्टेज। गंगा यमुना बह रही हैं आप, गंगा यमुना कभी पवित्र नदियां थी, पूजा होती थी इन नदियों की। दिल्ली में अगर आप यमुना देखोगे जैसा लगेगा आपको गंदा नाला है, पानी है उसमें लेकिन पानी की क्वालिटी नहीं है, वो पीने योग्य नहीं। इवन गंगा का पानी पीने योग्य नहीं है। अभी जो कोविड-19 की बीमारी आई है, इसकी वजह से ये कहा जाता है कि गंगा का पानी पीने लायक हो गया है। नमामि गंगे नाम का एक प्रोग्राम है भारत में, जिसमें हजारों करोड़ रुपए लगाए गए हैं गंगा को साफ करने के लिए, लेकिन गंगा साफ नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उसका वाटर पोल्यूट इतना हो चुका है। जितने भी शहरों, जितनी भी नदियां जिनके किनारे पर शहर बसे हुए, गोमती नदी है लखनऊ में और हैं, वो सारी पोल्यूटेड हैं। और ये किसके कारण है? डोमेस्टिक जो गंदे नाले घरों से निकलकर वहां जाते हैं, केमिकल, पेस्टिसाइड, केमिकल का जो छिड़काव, या यूरिया जैसी जिसकी कंपनियां लगती हैं यूरिया वगैरह की, वहां जितने भी पेस्टिसाइड्स बनते हैं या जो दवाई छिड़काव होता है उनके कारखाने लगते हैं। एग्रीकल्चर में दवाओं का, पेस्टिसाइड का प्रयोग होता है। जब वो बनते हैं तो भी तो बहुत सारी पानी का प्रयोग होता है। वो एक्सक्रीट साफ करके नदियों में नहीं डाले जाते, वो सीधे नदियों में बहा दिए जाते हैं। तो इस वजह से भी क्या है, आपका पानी के रिसोर्सेज पोल्यूटेड है, ठीक है। यू मे हैव ऑलरेडी रियलाइज दैट द need of the hour is to conserve and manage our water resources to safeguard ourselves from health hazards। बहुत सारी बीमारियां हैं जो हेल्थ के, जो पानी की कमी की वजह से होती हैं या पानी के गंदा होने की वजह से होती हैं। अगर ये ज़रूरत है, इस समय की ये ज़रूरत है कि पानी की समस्या को सोल्व किया जाए ताकि हम स्वस्थ रह सकें, ताकि हमारी जो फूड सिक्योरिटी है वो बनी रहे, मतलब फूड पैदा होता रहे और जीवन बचा रहे। कहते हैं ना, 2 बूंद जीवन, जल की जीवन है या जल ही जीवन है। बिना जल हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि जितनी भी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज हैं फूड तैयार करने की, वो पानी के बिना हम संभव नहीं मान सकते। इवन आपकी चपातियां तक नहीं बनेगी फिर तो, ठीक है ना। प्रोडक्टिव एंड आल्सो टू प्रिवेंट डिग्रेडेशन ऑफ अवर नेचुरल इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम को बचाए रखने के लिए, इकोसिस्टम मैं पहले समझा चुकी हूँ आपको। एक इकोसिस्टम होता है जिसमें बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं और एक दूसरे की लाइफ को सपोर्ट करते हैं। ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज विल इम्प्रूव दिस रिसोर्सेज एंड कॉज इकोलॉजिकल क्राइसिस दैट मे हैव प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑफ आवर लाइफ। इस तरह से जो रिसोर्सेज पानी के सूख गए हैं, उससे एक इकोलॉजिकल बैलेंस था वहां, वो भी खत्म हो गया। जैसे मैंने कई बार उदाहरण दिया है, मान लो आपके शहर के पास एक झील है, लेक है, उस लेक का एक अपना इकोसिस्टम है, उसमें हजारों तरह के जीव जंतु, कीट पतंगे, पेड़ों पर रहने वाले पक्षी, जल में रहने वाली मछली और मछलियों पर रहने वाले बुगले वगैरह होते हैं, होता है ना। एक इकोसिस्टम है पूरी झील का। अगर ये झील सूख जाएगी तो क्या ये पेड़ों पर रहने वाले पक्षी, ये मछलियाँ, ये कीट पतंगे या जो बगुले वगैरह हैं, आसपास के पक्षी हैं, क्या वो जीवित रह सकेगी? नो। तो इस तरह से पानी का रिसोर्सेज का न होने से, जैसे डॉल्फिन वगैरह है, ये साफ जल में रहती है, अगर साफ जल नहीं रहा तो डॉल्फिन भी खत्म हो जाएगी। ओके, तो इस तरह से क्या है, पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है वो खत्म हो जाता है पानी की कमी में। उसके बाद, बट हाउ डू वी कंजर्व एंड मैनेज वाटर? मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट। अब हमने ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए हैं जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, पानी को मैनेज कर सकते हैं, रिसोर्सेज को ठीक ढंग से उनका यूज कर सकते हैं। जैसे एक तो इसमें हाइड्रोलॉजिकल पावर बनाना है,
जैसे पानी से बनने वाली बिजली है, बांध बनाकर। बट हाउ डू वी कंजर्व द एंड मैनेज द वाटर? आर्कियोलॉजिकल and historical records show that from ancient time we had been constructing sophisticated hydraulic structure like dams built of stone, rubber, reservoirs or lake embankment and canals or irrigation। अगर आप हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता या और दूसरी चीजें, ट्रेडिशनल लाइफ बताया मैंने, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड अगर हम पढ़ें, जैसे आपने पढ़ा होगा कृष्णा नदी पर जो कृष्णदेव राय हैं वो किस तरह के बांध उन्होंने बनाए थे, या अलाउद्दीन खिलजी ने डैम बनाए थे जैसे। तो बहुत सारे राजा या लोग जो है, या दिल्ली में जाओगे आप, जितनी भी मुगल कालीन बिल्डिंग है सबके सामने डैम है। गुरुद्वारों में चले जाओ, हर डैम नहीं सॉरी वो हैं पानी के झील टाइप है। गुरुद्वारों में चले जाओ आप, वहां भी आपको गुरुद्वारों में लेक या तालाब मिलते हैं। ये इसलिए नहीं कि ये धार्मिक स्थान, इसलिए ताकि समय आने पर लोग इन डैम्स का प्रयोग कर सकें, पब्लिक भूखी ना मरे, प्यासी ना मरे। अगर आप जाओगे दिल्ली, राजस्थान, यूपी के बॉर्डर पे, इसमें क्या है, राजा सूरजमल के महल आपको मिलेंगे, वहां बड़े बड़े वाटर रिजर्विंग के तालाब हैं। राजस्थान में जाओगे बावड़ियां हैं, टांके हैं। तो इस तरह से लोग जो हैं पहले भी इस तरह के स्ट्रक्चर बनाते थे ताकि पानी को बचा कर रखा जा सके। वाटर बैंक बनाते थे, जैसे पैसे के बैंक होते हैं ना, आज आदमी पैसे के बैंक तो बनाने लग गया है, वाटर बैंक बनाने की तरफ कोई ध्यान नहीं है। तो हमें भी ये ट्रेडिशनल तरीके आज भी हमने आज अपनाए हुए हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें, डैम को तो हमने रख लिया, लेकिन डैम जो है जैसे नदी पे बनाया जाता है बहुत बड़ा डैम, इस तरह से उसका फिर फ्लो छोड़ दिया जाता है। इसके बड़े नुकसान भी हैं। जहां डैम बनेगा उसकी मिट्टी इतनी ऊंची उठा दी जाएगी कि डैम अगर टूट जाए तो कई बार लोग बह जाते हैं। इकोलॉजिकल सिस्टम वहाँ का खराब हो जाता है, क्योंकि हजारों पेड़ काटे जाते हैं डैम बनाने के लिए। तो डैम कोई अच्छी चीज नहीं है, लेकिन वर्तमान में व्यक्ति इन्वायरमेंट की तरफ नहीं देख रहा। हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसका प्रयोग हम इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, लेकिन एनवायरनमेंट को यूज करने के लिए हम करते हैं। डैम को तो हमने पकड़ा हुआ है, बहुत सारे देश हैं ऐसे जिसमें डैम बैन कर दिए गए हैं, जैसे चीन वगैरह में है, लेकिन भारत में अभी ये चालू है। और बहुत सारे डैम्स के विरुद्ध लोग वो भी कर रहे हैं, विरोध भी कर रहे हैं। जैसे एक डैम था नर्मदा नदी पर, इस तरह से। लेकिन यही काफी नहीं है कि डैम बना दिया और सही नहीं, और भी तरीके हमें अपनाने चाहिए। हाइड्रोलिक्स स्ट्रक्चर इन एशियंट इंडिया, अब ये आपको बताएगा कि प्राचीन भारत में हम किस किस तरह के तरीके अपनाते थे। इन द 1st century BC, श्रीरंगापुरम आपको पता है ये कहाँ थी? टीपू सुल्तान की राजधानी थी, नियर इलाहाबाद, नहीं ये इलाहाबाद के पास है। एज सोफिस्टिकेटेड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कैनालाइजिंग द फ्लड वाटर टू द रिवर गंगा। श्रीरंगापुरम में जो इलाहाबाद के नजदीक है, उसमें क्या था, वाटर हार्वेस्टिंग की गई है कि बरसात के पानी को इकट्ठा करके गंगा में डाल दिया जाए। उसके बाद ड्यूरिंग, ये एक BC की बात है, फर्स्ट BC का मतलब जहां से हमारी सेंचुरी शुरू हुई। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, डैम्स, लेक एंड इरिगेशन सिस्टम वाटर एक्सटेंसिवली बिल्ट। चंद्रगुप्त मौर्य के भी टाइम में ये वाटर ये चीजें थी। एविडेंस ऑफ सोफिस्टिकेटेड इरिगेशन वर्क्स हैव आल्सो बीन फाउंड इन कलिंग आज का उड़ीसा है भाई, नागराजन कोंडा ये आंध्र प्रदेश में है, बेनूर कर्नाटका, कोल्हापुर महाराष्ट्र एक्सेट्रा में भी पानी को बचाने की बहुत सारी चीजें, बहुत सारे तरीके अपनाए गए थे। उसके बाद 11वीं सेंचुरी में आ गए हम। भोपाल एक लेक है, आप भी देख सकते हो आपको, तो भोपाल को झीलों का शहर कहा जाता है। यहाँ एक भोज लेक है जो बहुत बड़ी है, जिसके किनारे भोपाल शहर बसा हुआ है। कभी जाओ तो वहाँ आप ये बोट से कर सकते हो, बोटिंग कर सकते हो।
लार्जेस्ट आर्टिफिशियल है, ये नेचुरल लेक नहीं है, ठीक है। और उससे सारे भोपाल के और आसपास में सिंचाई होती थी, राजा भोज ने कहते हैं बनवाई थी। इन द 14th century द टैंक इन हौज खास दिल्ली वाज कंस्ट्रक्टेड बाई इल्तुतमिश फॉर सप्लाइंग वाटर टू सीरी फोर्ट एरिया। अगर आप दिल्ली जाओ तो सीरी फोर्ट एक एरिया है, इसमें कहा हौज खास है, हौज खास होते हैं वाटर टैंक जैसे। इल्तुतमिश ने बनाया था ये, कुतुबुद्दीन के बाद जो शासक बना था इल्तुतमिश, उसने इसीलिए बनाया था ताकि सारी दिल्ली शहर को पानी मिलता रहे। ये हीराकुड बांध है, आपको पता है हीराकुड बांध सतलुज नदी पे है सबसे। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है ये हीराकुंड बांध। ए डैम इज बैरियर, सॉरी, what are dam and how do they help us in the conserving and managing water। ये कहता है डैम क्या होते हैं और ये किस तरह से वाटर को कंजर्व करने में हमारे काम आते हैं। देखो डैम क्या होता है, बस कुछ नहीं, नदी के फलों के ऊपर एक ऊंची सी बिल्डिंग बना दी जाती है, पानी को स्टोरेज रखा जाता है, जब चाहे पानी को छोड़ दिया जाता है, जब चाहे रोक दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद है, और ये किस तरह से पानी को स्टोर करता है। जब बारिश होती है तो पानी को छोड़ दिया जाता है इरिगेशन, ताकि फील्ड में जहाँ, एक तो डैम का सबसे बड़ा फायदा, एक तो बिजली बनाते हैं, दूसरे जहाँ जिन खेतों में पानी नहीं है ना, मान लो सतलुज जो नदी है वो पंजाब से चली जाती है, लेकिन इसका पानी हरियाणा में भी लगता है, राजस्थान में भी लगता है। ये क्या है, इस डैम से हम नहर निकाल सकते हैं पानी स्टोर करके, और नहरों से जहां चाहे हम खेतों में पानी ले जा सकते हैं। टुडे डैम्स आर बिल्ट नॉट जस्ट फॉर द इरिगेशन, आजकल सिर्फ सिंचाई के लिए डैम नहीं बनते, बट फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। ये 2-3 काम आता है, एक तो बिजली बनाई जाती है, ऊपर से पानी गिरता है प्रेशर से, टरबाइन घूमते हैं, और टरबाइन के बाद जो जनरेटर घूमते हैं, जनरेटर से आपकी बिजली पैदा होती है। लेकिन इसका एक नुकसान ये है कि इसको हम कहीं स्टोर नहीं कर सकते बिजली को। वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूज, फ्लड कंट्रोल, रिक्रिएशन, इनलैंड। और काम क्या है, वाटर सप्लाई के लिए काम आता है, घर घर तक पाइप पहुंचा दिए जाते हैं। इंडस्ट्रियल, जहाँ इंडस्ट्री है वहाँ है। फ्लड कंट्रोल के लिए, रिक्रिएशन, इनलैंड, नेविगेशन। नेविगेशन मैंने जैसे आपकी नदियों से कोई माल कहीं पहुंचाना है तो हम कोई नहर बना के वहां से वाटर, जो पानी के जहाज है उसके माध्यम से हम माल पहुंचा सकते हैं। आपने स्वेज नहर को पढ़ा है, स्वेज नहर जो मिस्र से निकलती है, ये 2 महासागरों, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है, ठीक है। और ये क्या है, इस नहर के बनने से यूरोप और एशिया में जो व्यापार था पहले बहुत लंबे दूर दूर तक होता था, दूर से होता था, लेकिन इस नहर के बनने के बाद जो जहाज है वो आसानी से आ जा सकते, ठीक है। तो इस तरह का यूज है इसका। Hence dams are now referred to as multi-purpose project where the many use of the impound water was integrated with one another. For example, in the Satluj Beas river basin, the Bakra Nangal project है। सतलुज और ब्यास नदी कहाँ है, आपको नदियाँ पता होनी चाहिए भाई, सारी की सारी नदियों का जाल एक बार देख लेना। यहाँ से आती है सिंधु नदी, थोड़ी सी इंडिया में प्रवेश करती है, चेनाब, झेलम, रावी, ब्यास, सतलुज, ठीक है। तो ये सतलुज यहाँ पंजाब से होकर बहती है। इस पे एक प्रोजेक्ट है, सबसे बड़ा एशिया का सबसे बड़ा बांध है इस पे, एशिया का नहीं विश्व का ही है। सतलुज ब्यास नदी पर भाकरा नंगल बांध है वो। वाटर इज, हीराकुंड बांध महानदी पे है, सबसे लंबा बांध है भैया। वाटर इज बीइंग यूज्ड बोथ फॉर हाइडल पावर प्रोडक्शन, और इसमें जो प्रोजेक्ट है ये डैम, इसमें एक तो हाइडल पावर बनाई जाती है, मतलब बिजली बनाई जाती है, दूसरे इरिगेशन। सिमिलरली द हीराकुंड प्रोजेक्ट महानदी पे
बेसिन इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन ऑफ द वाटर विद फ्लड कंट्रोल, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट लॉन्च आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद हमने मल्टीपर्पज बांध बनाने शुरू किए, और सबसे पहले एक नदी है कोशी नदी, बंगाल का शोक जिसे बोलते हैं, उस पर सबसे पहले ये बांध बनाना शुरू किया था। विद देयर इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट अप्रोच, वाटर का मैनेजमेंट करने के लिए एक देखो एक प्रोग्राम और है, बिल्कुल नई बात है ये, नदी जोड़ो प्रोग्राम। ये पता किसने बनाया था? नदी जोड़ो प्रोग्राम अटल बिहारी वाजपेयी हमारे प्रधानमंत्री थे, बीजेपी से ही थे, पीछे ही उनकी डेथ हुई थी, भारत रत्न उनको दिया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी बहुत ही फेमस प्रधानमंत्री हमारे देश के। उन्होंने कहा था कि सारी नदियों को हम जोड़ दें ताकि कभी भी सूखा ही ना रहे कहीं भी पानी, और ना ही फ्लड आए, क्योंकि नदियां आपस में जुड़ जाएंगी तो एक नदी दूसरे नदी को सपोर्ट कर सकती है, और ऐसे में कई नदियां जुड़ी भी हैं हमारी यहाँ। सिमिलरली द हीराकुंड बांध multi-purpose project launched after independence with their integrated water resources management approach, where though of the vehicle and would lead to lead the another। ओके, अब हम डैम के बारे में पढ़ लेते हैं। ये डैम क्या होता है? डैम बैरियर होता है, जो फ्लोइंग वाटर बहता हुआ पानी है उसके आगे जो नदी का है उसके ऊपर एक बैरियर लगा दिया जाता है, उसके ऊपर एक रिजर्व बना दिया जाता है। रिजर्व का मतलब होता है जहाँ पानी स्टोर किया जा सके, लेक की तरह। ये फोटो में भी आप देख सकते हैं, ठीक है। रेफर टू रिजर्वर रादर देन स्ट्रक्चर। मोस्ट डैम हैव ए सेक्शन कॉल्ड इज स्पिलवे एंड वेयर अवर विच और through which it is intended that water will flow either intermittently or continuously. Dams are classified according to the structure, intending purpose or heights based on structure and material used. Dams are classified as timber dam, embankment dams or monsoons dam with several subtypes according to the heights. Dam can be characterized at large dam, major dams and alternative dam। देखो डैम हाइट्स के अनुसार, रिजर्व की कैपेसिटी के अनुसार बहुत सारे होते हैं। बड़े बड़े डैम्स होते हैं, बिग डैम्स जिन्हें बोलते हैं, और मीडियम मेजर डैम्स और स्मॉल डैम्स होते हैं। एक बार नर्मदा नदी पर इसी तरह से 3 बड़े मेगा डैम, 30 मीडियम और 300 छोटे डैम्स का प्रोजेक्ट आया था, जिसका बहुत लोगों ने विरोध भी किया था। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।